ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट। और जिस चीज को आप एक टॉपिक समझते थे अपने हाई स्कूल के दिनों में, वो आगे आते आते इतना बड़ा होते जाता है कि केवल क्लास 12 में आप 3 चैप्टर पढ़ते हैं लाइट पे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हायर जो क्लासेस हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें लाइट पे कई किताबें होती हैं। लाइट इतना इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। ये कब से इतना इंपॉर्टेंट है? तो पता चला कि पढ़ाई में आपके आज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस यूनिवर्स के लिए तो तब से है जब से ये यूनिवर्स बना है। जब से बना है, जब कुछ नहीं था तो लाइट था, जब कुछ नहीं होगा तो लाइट होगा, लाइट होगा। कहानी इस यूनिवर्स की लाइट से शुरू हुई थी और लाइट पे ही खत्म होगी। और ये जो कब से आप बोलते हैं, मतलब टाइम की बात करते हैं, तो टाइम खुद लाइट पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है टाइम। कि जिस फ्रेम में आप टाइम की बात कर रहे हैं, वो फ्रेम का जो है कितना स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास तो नहीं है। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाएगा तो वहां का टाइम कुछ और हो जाएगा। ये जो आपका और हमारा टाइम है, इससे वो चेंज हो जाएगा। एनीवेज, वो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की फिलॉसफी है, उससे थोड़ा बाहर अभी रुकते हैं। अभी जो है सामने हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसकी बात करेंगे हम लोग। लाइट की अगर हम कहें यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, तो आप कहेंगे बिग बैंग से। बिग बैंग क्या था? तो एक ब्लास्ट था, बहुत हाई एनर्जी वहां से रिलीज हुआ। ये एनर्जी किस फॉर्म में था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब लाइट। यहां मैं अभी जो भी बातें कह रहा हूं लाइट के बारे में, और उसको लाइट कह के निकल जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, लाइट का मतलब ये सारे उसमें आ जाएंगे, एक्सरे, गामा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एवरीथिंग। हर लाइट आपको दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में आप अक्सर उसको लाइट कहते हैं जो दिखाई दे, लेकिन जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा केवल विजिबल लाइट की बात नहीं है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट है, लाइट है। तो बात हो रही थी कि बिग बैंग में जो एनर्जी थी, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली वो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप बोलेंगे सर हीट थी बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी थी। अरे बाबा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² तब लिखा जाता है जब m बनता है, तो मास बनता है, तो मास हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी, ठीक है ना। तो इसलिए पहले सब कुछ लाइट था, हम कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। पार्टिकल्स क्रिएट हुए और फिर पार्टिकल्स, स्टार्स, प्लैनेट, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग पार्टिकल से बने हुए हैं। आप अच्छे से पढ़ते हैं, जो सबसे छोटा पार्टिकल एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, फिर वो भी अनदर पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ये सब बातों को रोकिए, अभी रोकिए, अभी आगे बढ़ जाए, इतने बड़े बड़े चीजें पढ़नी है, समय लगेगा। तो आइए इससे लाइट से रिलेटेड बातें जो और एक दो कर ली जाए, तब चैप्टर शुरू की जाए। वो ये कि लाइट इतना इंपॉर्टेंस आपके जीवन में आज इतना क्यों है? क्यों है? तो आज इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे एनिमल्स, प्लांट्स की बात आप करें, ठीक है ना, तो सब डिपेंडेंट, सबका जो जिंदगी चल रहा है वो लाइट की वजह से चल रहा है। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए फोटोसिंथेसिस। एनिमल किंगडम प्लांट पर डिपेंडेंट है। प्लांट खुद भी खाना बना रहा है और इनके लिए भी बना रहा है। कैसे? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। तो जीवन ही आपका उस पर निर्भर है, निर्भर है। और सिर्फ जीवन में खाने की निर्भरता की बात नहीं है। जीवन को सही से चलने के लिए, यहां पे जीवन जीने के लिए आपको सही इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की जरूरत है। और वो कैसे हो रहा है? तो एक बार फिर से सनलाइट आ रहा है, और वो जो यहां से रिलीज हो रहा है जो सनलाइट इंफ्रारेड के फॉर्म में, उसको एटमॉस्फेयर रोक रहा है, रोक रहा है अपने अंदर
ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ताकि यहाँ का एक टेम्परेचर मेंटेन हो, जीवन चलता रहे। तो आपके जीवन के लगभग हर जगह रोल अदा कर रहा है लाइट। दूसरा, ये जो कम्युनिकेशन है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह पहुंचाना। हम अभी बोल रहे हैं, आपके स्क्रीन तक जो चीज़ें पहुंच रही है जिस भी माध्यम से, वो कम्युनिकेशन है। तो एक बार फिर उसमें से जो लॉन्ग रूट के जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है, और वो एक बार फिर से लाइट है। आप के आसपास अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो आप अभी जहां बैठे हैं वहां कई मोबाइल नेटवर्क्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद है कमरे में। आप जिसका सिम लेते हैं उससे कनेक्ट हो जाता है वो। तो ये सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, कई ब्रॉडबैंड के, वाईफाई के, हॉटस्पॉट के, इन सब चीज़ों के लगातार मौजूद है। तो लाइट जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट है। आइए धरती से जरा बाहर भी निकले। तो यूनिवर्स में जो एनर्जी ट्रांसफर का जो रास्ता चुना बनाने वाले ने, वो मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू चुना। स्टार से प्लैनेट तक पहुंचेगा, ठीक। और इसके पीछे एक बड़ा कारण दिखता है कि ये वहां भी है जहां पे कुछ नहीं है, वैक्यूम यानी स्पेस, वहां पे भी चल सकता है। तो एनर्जी ट्रांसफर का मुख्य साधन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसको कि आप नॉर्मल टर्म में रेडिएशन कह देते हैं। रेडिएशन के अलावा दो अलग है, और क्या, कंडक्शन और कन्वेक्शन। उन दोनों में मटेरियल चाहिए। तो जहां मटेरियल है वहीं पॉसिबल है कंडक्शन और कन्वेक्शन, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसफर है, जिसको आप रेडिएशन कह रहे हैं, वो सब जगह हो रहा है लगातार। तो लाइट जब इतना ही इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसको डिटेल में पढ़ना बनता है। तो घबराएंगे नहीं कि बाप रे कितना पढ़ा जाए, मस्ती से पढ़ा जाए, ढंग से पढ़ा जाए, समझ के पढ़ा जाए। लाइट का जब स्टडी शुरू करते हैं आप, तो पता चला कि शुरू में लोग क्या सोचे होंगे कि लाइट है, एक जगह से चलती है दूसरी जगह आती है, ठीक है। हम आसानी से देखते हैं कि चीज़ों का छाया बनता है, मतलब लाइट कुछ स्ट्रेट लाइन में आती है। यही सब चल रहा होगा ना दिमाग में। हाँ, तो बिल्कुल यही सब चल रहा था। तो जब अब ये लाइट एक्चुअल में किस चीज़ का बना है, क्या चल रहा है, इसकी बातें जब शुरू हुई, तो जाहिर सी बात है कि इसको ठीक से जानने के लिए आज आप जहां पहुंच चुके हैं, जहां पे मैक्सवेल के इक्वेशन आ चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी है, तब तो बहुत कुछ आप जानते हैं। लेकिन शुरू में तो एक माइक्रोस्कोप भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्या करें, एक बैक्टीरिया को तो नहीं देख सकते थे। और तब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। तो इस सिलसिले में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीज़ें सोचते रहते थे। जो प्रॉपर एक थ्योरी सामने जब आई पहली बार, तो वो थे न्यूटन साहब। एक बार फिर से, तो न्यूटन साहब के बाद तुरंत एक इंपॉर्टेंट और बड़ी थ्योरी आई, जिसने साबित किया कि ये जो लाइट है ये वेव है। क्योंकि न्यूटन साहब ने जो थ्योरी दिया था, इसको पार्टिकल माना था। वेलकम टू साइंस ट्रेन। मैं हूं डॉक्टर आलम, और हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ये जो लेक्चर सीरीज है, इसमें आप जानते हैं, मेरे पहले के भी वीडियोस में देखे होंगे कि पहले मैं कुछ टॉपिक कवर करता हूं, उसके बाद उनके क्वेश्चंस लेता हूं। बीच में तो कुछ क्वेश्चन लिए, एक साथ भी कुछ क्वेश्चन, एक साथ 20-25 क्वेश्चन लिए, उन कॉन्सेप्ट्स को पूरा क्लियर किए, फिर अगले कॉन्सेप्ट्स को देखे, फिर आगे बढ़े। तो ये मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है, और इसको हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। और इसी तरह से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स की बात शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में काफी सारी बातें हुई। इफ लाइट, अब ये एक लाइन है, ये भी पढ़ लिया जाए। इफ लाइट वर ओनली अ रे, अगर ये केवल रे होता, जो कि रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, तब तो इन सब चीजों को, ये सब हमारे लिए एक रहस्य रह जाता, मिस्ट्री बन के रह जाता। क्या कि
रेनबो कैसे बन रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो कई जगह दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो सोप की बबल है, साबुन से अगर के कोई चीज़ को आप धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो जो झाग बनता है, जो बबल्स है, वो कलरफुल दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं। वो कलर साबुन का कलर नहीं है भाई, लाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो रहा है जिसका नाम है इंटरफेरेंस। तो ये सारी चीज़ें एक रहस्य बन के रह जाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती है तब जब हमें पता चलता है कि लाइट वेव है। हाँ ठीक है, वेव सीधे रास्ते पे भी चलती है, तो सीधे रास्ते वाला जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसको रे ऑप्टिक्स कह देते हैं, और वेव वाली फिजिक्स जब पढ़ रहे होते हैं तो कह देते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, थोड़ी सी बातें हो जाए वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के डिफरेंस की, तो ध्यान दीजिए। ठीक, 2-3 बातें ही इसमें से होंगी जो आपको स्पेशल पकड़ लेना है, बाकी तो नॉर्मल बातें हैं। क्या भाई, तो ये कहता है कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वेव ऑप्टिक्स कहता है कि नहीं भैया ये वेव है, वेव है, ठीक है ना। एक्सप्लेन्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ध्यान रखिए, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही बता पाया था, और ये हर चीज को बता दिया, हर चीज को बता दिया। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंक्लूडिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सबको बता दिया, सारे चीज एक्सप्लेन हो गए वेव थ्योरी से, ठीक है ना। तो जब वेव थ्योरी की बात आएगी तो वेवलेंथ इंपॉर्टेंट होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। जब रे की बात आई है तो भैया स्ट्रेट लाइन पे चीजें चल रही हैं, अब जो भी चल रही है छोड़ो भाई, चल रही है तो चल रही है, तो ठीक है, अभी उसको इग्नोर कर देना है, उसके वेवलेंथ को, कोई मतलब नहीं। किसमें? रे ऑप्टिक्स में ऐसा होता है। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का दूसरा नाम फिजिकल ऑप्टिक्स। एप्लीकेबल व्हेन ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। ये कब आप इग्नोर करेंगे? ये इग्नोर कर दिए कब? जब जो लाइट जब जा रही है तो किसी रास्ते से गुजरी, किसी एपर्चर से गुजरी, किसी खाली जगह से गुजरी तब, या किसी ऑब्स्टेकल रास्ते में मिला तब। फॉर एग्जांपल हम खुद ऑब्स्टेकल हो गए कुछ और ये रास्ते में रख दिए। इन सब का जो साइज है ना, लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा है। तो जब इन सब में हम चीजों को पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अभी आप अपने कमरे में, यहाँ पे मैं अपने स्टूडियो में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो रे ऑप्टिक्स की ही हो रही हैं, ठीक। यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स वाली कोई घटना होता हुआ अभी हमको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी चीजें हैं सबका साइज लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा है, काफी ज्यादा है, कंपेरेबल नहीं है। तो आप एक लाइन में बोलेंगे कि अगर वेवलेंथ जो है कंपेरेबल हो चीजों के साइज के, तो वेव ऑप्टिक्स वाली घटनाएं बढ़ जाएंगी। और अगर इतनी बड़ी है, वेवलेंथ से काफी ज्यादा बड़ी है, जो आसपास की चीजें हैं सबका साइज, ये खिड़की दरवाजा एवरीथिंग सबका साइज बहुत बड़ा है, तो रे ऑप्टिक्स जो कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, वो उसमें सारी चीजें सही एक्सप्लेन हो रही हैं। क्लियर? तो इसमें एप्लीकेबल केवल तब होगा जब ये बहुत बड़े बड़ी चीजें होंगी, तब। किनसे बड़ी? तो उनके वेवलेंथ से बड़ी, और वहां पे वेवलेंथ से मिलता जुलता होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आया, केवल वही दोनों की बात यहाँ हो रही थी। जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे लॉ इधर एक्सप्लेन हो गए, ठीक है ना। और ये किसने दिया? हाइजन साहब ने। हम लोग हाइजन पढ़ेंगे, जो उधर का प्रोनाउंसिएशन है, जो नीदरलैंड्स का डच प्रोनाउंसिएशन है, वो थोड़ा सा अलग है, हॉक टाइप से पढ़ते हैं। हम अपने लैंग्वेज में अपनी बातें कर लेंगे, उसी तरह से बोल लेंगे। कैन नॉट एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, जाहिर सी बात है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही ये तीनों नाम आ गया तो मैं अभी से आपको एकदम हमेशा के लिए दिमाग में बैठा दूं कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तीनों के तीनों केवल किसका कैरेक्टर है? वेव का। आज हम लोग सिर्फ लाइट पढ़ रहे हैं, लेकिन चाहे वो साउंड वेव हो, कोई भी वेव हो, ठीक है ना, उनको इन तीनों में से कोई ना कोई तब, या तीनों तब शो करना होगा, तभी साबित होगा कि वो वेव है, वेव है।
ठीक है ना। और तीनों में से कोई एक भी अगर साबित हो गया तो ये पक्का हो गया कि वो वेव है, ठीक है ना। इसमें मिरर, लेंसेस, प्रिज्म ये सब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइट के जो रे हैं वो अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कई बार इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इंटरफेरेंस में देखेंगे हम लोग, तो वो सब चीज़ें वहाँ स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे बस इमेज बन रहा है, कभी लेंस के थ्रू, कभी मिरर के थ्रू, यही सब आप कर रहे होते हैं। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ये सब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में अगर आप ये कह दे कि चैप्टर में सर हम पढ़ेंगे क्या, तो चैप्टर में अगर 3 नाम ले ले आप तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार फिर से ये तीनों ही जो है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों ही कैरेक्टर हैं वेव्स के, 3 ही। ये अगर घटनाएं आप सुनेंगे तो ये मेनली 3 ही आप बोल देंगे तो काम निकल जाएगा, काम निकल जाएगा। कुछ और नाम आते हैं, टाइम टाइम पे उसको क्लियर करेंगे, लेकिन आप ये तीनों का एक साथ नाम लिया करिए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो कोई पूछे इस चैप्टर में क्या कर रहे होंगे, तो यही पढ़ रहे होंगे, यही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में देखेंगे आगे कि कैसे 2 वेव मिलके या तो बड़ा एम्पलीट्यूड वाला वेव बन सकता है या एक दूसरे को खत्म करके सीधा भी हो सकता है। ये देखिए, दोनों मिला और ये सीधा हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक। डिफ्रैक्शन में जब लाइट आ रहा होता है, ध्यान रखिए, ये आगे देखेंगे, ये लाइट जा रहा है ऐसे, ये वाला, तो ये लाइंस क्या दिखा रहा है, तो पता चला ये वेव फ्रंट्स दिखा रहा है। तो ये जब गया लाइट आगे तो पता चला कि ये बेंड कर गया, बेंड कर गया, ठीक। ये छोटा सा जो स्लिट है जब इससे पास हुआ तो इसके किनारों से के पास से मुड़ गया, इस मुड़ जाने को डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। पोलराइजेशन में जो है ये सिर्फ एक ही प्लेन में ये ट्रांसवर्स वेव रह जाएगा, बाकी प्लेन वाले गायब हो जाएंगे, ठीक। तो जिसमें सारे प्लेन में होंगे वो अनपोलराइज्ड लाइट होगा, और कुछ ए सिंगल प्लेन में बच जाएंगे तो उनको पोलराइज्ड लाइट कह देंगे। तो ये सब चीज़ें इन चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे। 1-2 नाम अभी सामने दिख रहा है, थोड़ी सी बात चर्चा कर ले, इसको ध्यान रखिए। डिस्पर्सन भी एक घटना है, 3 घटनाएं तो पहले देखे हम लोग और उसी को मेनली देखेंगे आगे। डिस्पर्सन भी एक घटना है जिसमें होता क्या है, तो आप बोलेंगे लाइट अपने कलर्स में क्या कहते हैं, बंट जाता है। लाइट के अंदर जो कलर पहले छुपा हुआ था वो सामने आ जाता है, मतलब व्हाइट लाइट ये आ गया, ठीक है। इतना बोलेंगे काम निकल जाएगा। लेकिन 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 जब अगला नाम लेंगे, डिफ्रैक्शन का जो स्पेक्ट्रा हो रहा है, इसमें भी आप अगर व्हाइट लाइट लेते हैं तो कलर्स में बढ़ जाएंगे। एक कलर का लाइट लेंगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, जो पढ़ेंगे हम लोग आगे। लेकिन व्हाइट लाइट लेंगे तो ये बहुत सारे कलर में बढ़ जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि तब तो कलर में बढ़ जाना को क्या कहे, डिस्पर्सन की डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या कह दे। तो आप कहेंगे दोनों में कलर्स में बंटना है, ध्यान रखिएगा, दोनों में कलर्स में बंटना है, ठीक। लेकिन इसमें ये मीडियम के वजह से है। ये मीडियम ने क्या किया, अलग, इसके अंदर बहुत सारे कलर थे, सब कलर के साथ अलग बिहेव किया, इसने बांट दिया। लेकिन ये क्या हुआ कि जो लाइट थे ना, इसके अंदर के अपने लाइट रेज, उनके बीच इंटरेक्शन हुआ और उसके वजह से कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी, कहीं पे लो इंटेंसिटी, गिविंग शार्प डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा, मैक्सिमा एट डेफिनेट एंगल्स, तो मिनिमा भी होता है, आगे दिखेंगे। तो इस तरह से उसके वजह से ये कट गया। तो इसके अंदर छुपा हुआ है इंटरफेरेंस। आप कहेंगे सर डिफ्रैक्शन के अंदर इंटरफेरेंस छुपा हुआ है? हाँ हाँ, बिल्कुल छुपा हुआ है, ठीक। तो दोनों जगह कलर में बंटना हो रहा है, यहां पे ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बाय द मीडियम है तो डिस्पर्सन, और ये लाइट के रेज खुद में ही आपस में उलझ गए, तब अलग अलग बट गए, तो नाम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अच्छा, लास्ट में क्या है, अच्छा ये भी एक वेव नेचर का रिजल्टेंट है कि 2 वेव
अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो और उनका इंटरफेरेंस हो जाए, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट वेव जो होगा वो स्टैंडिंग वेव होगा। इधर से भी रस्सी पे आप जनरेट कर दीजिए वेव और उधर से भी आ रहा है, दोनों मिलके पता चला कि रस्सी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होने लगा। ठीक, तो ये है ऊपर नीचे, ऊपर ये है, ये वाला रेस्ट में है, ये वाला भी रेस्ट में है और ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। तो इनको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स, जो कि आप साउंड वेव में अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए 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 अब जल्दी से अब आगे बढ़े। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और बाकी सब चीज़ों में हम लोगों ने काफ़ी समय दिया। जरूरी होता है ताकि आप फील करें कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आइए, न्यूटन साहब की बात से शुरू होती है सारी चीज़ें। इसमें हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो बिल्कुल गलत साबित हो चुका है, लेकिन भाई बात न्यूटन साहब की है तो थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बड़े लोगों की बड़ी बात खाते पीते आधी रात। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलस थ्योरी, ठीक, इनके जो लाइट वाला जो थ्योरी है इसको क्या कहते हैं आप, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, पार्टिकल, ठीक, पार्टिकल, तो उसको कॉर्पसल्स कहिए तब या कॉर्पस्क्यूल्स कहिए तब। एक बार फिर से, कॉर्पसल्स कहिए तब या कॉर्पस्क्यूल्स कहिए तब। तो उन्होंने कहा कि लाइट जो है, ये बरसात हो रही है, जब जा रहा है लाइट तो एक साथ बहुत सारे इनन्यूमरस इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्पसल्स जा रहे हैं, ठीक है ना, और वो रिलीज हो रहे हैं ल्यूमिनस बॉडी से। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोलना पड़ेगा कि उन क्या कह रहे थे। और उन्होंने बाकी जो बातें हैं छोटी छोटी है, कुछ बड़ी आएंगी, थोड़ी देर में रुक जाइए। क्या कि स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, अब बहुत हाई स्पीड है, कितना है नहीं मालूम था उस समय, बाद में नापा गया, ठीक है ना। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, फिर मैं इसको टिक मार्क कर रहा हूं कि न्यूटन साहब ने अलग कलर कि लाइट के कॉर्पसल को बोला कि उसका कॉर्पसल का साइज अलग है, बड़ा है छोटा है। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक। आप जानते हैं आज के डेट में कि कलर में वेवलेंथ बड़ा है कि छोटा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो वो कॉर्पसल चूंकि बॉडी के है तो बॉडी के साइज की बात कर रहे थे वो, ठीक। लेकिन आप जानते हैं वेव थ्योरी में आगे आने के बाद लैम्डा कितना बड़ा है छोटा है उससे कलर डिसाइड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने साइज ऑफ कॉर्पसल को जोड़ा था कलर से। द सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन कॉर्पसल्स इंटर द आई स्ट्राइक द रेटिना, छोटी बात है, आगे बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है रेटिना पे जाएगा तो ये स्ट्राइक करेगा और वहां से जो नर्व एंडिंग्स है जो रेटिना से अटैच्ड है, वहाँ जो स्पेशल सेल्स हैं वो खबर पे भेजेगा ब्रेन तक। रिफ्लेक्शंस अकर्स बिकॉज corpuscles आर रिपेल्ड बाय द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी, ठीक है ना। अगर लाइट हम मारे हैं किसी बॉडी पे और वो रिटर्न आया है तो पता चला, उस इनका कहना था कि उस सरफेस से वो धक्का खाया है, रिपेल हुआ है, इसलिए वो लौट गया है, ठीक है ना। गया, टकराया, इधर आया जो आप बोलते हैं, तो उन कहते हैं कि ये टकराना जो था ये रिपल्सन था। वो सिंपल सोच रहे थे, जैसे दो गेंद को आप ले ले, एक दूसरे से टकराए तो सिंपल टकराने से टकरा के भागा, बात खत्म। गेंद को सरफेस से मारे, ऐसे सोच रहे थे कि गेंद को सरफेस से मारे तो सरफेस से टकरा के गेंद भागा। सिंपल वाला एक्सप्लेनेशन था, ठीक। अब जानते हैं कि ये सही नहीं है, ठीक। अब आज के डेट में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन है, ये रिपल्सन नहीं है, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, यहीं पे रिफ्रैक्शन में अट्रैक्शन बोले होंगे वो, हाँ ये देखिए, अगर वो घुस गया ट्रांसपेरेंट स्लैब में तो उनका कहना था कि अट्रैक्शन हुआ है। यहीं पे एक बात क्लियर करते चले, अगर आप ये जो सरफेस है और आप कहते हैं कि कॉर्पसल्स आया, जब इसके पास पहुंचा तो अट्रैक्ट हुआ, जिसके वजह से ये जो है, अगर ये डेंसर मीडियम है तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के पास घूम जाएगा, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगा। अगर ये डेंसर मीडियम है तो अब देखिएगा जरा, अगर अट्रैक्शन से घुसा है अंदर
तो ये जो कॉर्पसल्स वो कह रहे थे कि आ रहा है पार्टिकल्स 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 बहुत सारे, तो ये पार्टिकल्स का स्पीड बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, गौर कीजिएगा, क्योंकि इस थ्योरी का ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया जो बाद में क्लियर हुआ कि भैया ये तो उल्टा बात हो गई थी वहां। और क्यों उल्टा हुई थी? यही अट्रैक्शन बोलने की वजह से, जबकि ऐसा अट्रैक्शन कुछ होता नहीं है। ठीक, अट्रैक्शन होगा तो ये जिस वेलोसिटी से जा रहा था यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा, यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसने अट्रैक्ट किया है धड़ाम से, और इसी वजह से ये इधर टर्न मार दिया है, वो ऐसा कह रहे थे। ओके, ये बात। तो इसलिए न्यूटन्स लॉ का एक ये फाइंडिंग, क्या कहते हैं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में एक ये स्टेटमेंट था कि जो कॉर्पसल्स है डेंसर मीडियम में फास्ट हो जाएंगे, जो कि गलत है। डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है, आप आज अच्छे से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर। देखिए, आ ही गया बात, आ ही गया। The theory successfully explained the rectilinear propagation। रेक्टिलिनियर का मतलब कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एक्सप्लेन हो रहा था क्योंकि आप उसको एक पार्टिकल मान रहे थे, तो पार्टिकल्स ये सारा काम कर रहा था। लाइट पार्टिकल्स वर अज्यूम्ड टू मूव इंडिपेंडेंटली विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अच्छा, ये देखिए कमाल की बात है, ये देखिए कमाल की बात है। उन्होंने कहा कि इसके जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, जो कि सही है। तो थ्योरी में गलतियां थी कि वो पार्टिकल वाला थ्योरी नहीं सही है, लेकिन मीडियम की बात उन्होंने कह दिया कि भाई मीडियम की जरूरत नहीं है। दुनिया जब आगे बढ़ी, हाइजेंस साहब में जब साबित हो गया कि ये वेव है, तो चूंकि उस समय तक सारी दुनिया जानती थी कि वेव है तो मीडियम चाहिए, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी होगी तब ना उसमें ये इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आएगी, इनर्शिया होगा उसका। मतलब ये सब किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का, मटेरियल का। तो मटेरियल है, मीडियम है, ये पहले से दिमाग में बैठा हुआ था। ठीक, इसलिए जब वेव साबित हुआ तो ये लफड़ा हो गया कि तब फिर मीडियम क्या बोले, मीडियम चाहिए। कमाल है, मतलब एक चीज सुलझाया तब तक दूसरा बात उलझ गया। ठीक, तो हाइसन साहब ने एक इमेजिनरी, उन्होंने कहा कि कोई है मीडियम जरूर, जहाँ कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कोई मीडियम जरूर है। उन्होंने नाम भी दिया उसका ईथर। ईथर, इस ईथर का केमिस्ट्री वाले ईथर से कोई नाता रिश्ता नहीं है। उन्होंने एक ईथर मीडियम ऐसा इमेजिन किया, नाम दिया ईथर। लेकिन आप जानते हैं कि बाद में पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बाद में पता चला, तब पता चला कि इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। एनीवेज, इन्होंने भी कहा था कि मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पार्टिकल को चला रहे थे। अज्यूम टू मूव इंडिपेंडेंट विदाउट रिक्वायरिंग मीडियम, है ना। तो मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं था, ये बात आपको बोलना पड़ेगा इनके में। एक तो साइज की बात करेंगे, अट्रैक्शन रिपल्सन वाली बात करेंगे, ठीक है ना, और क्या कहते हैं मीडियम ये बोले कि नहीं होगा। ओके, चार बातें खास खास निकल के आ गई। आगे छोटी सी बात है, वही जो पहले कर चुके हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक, जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन वगैरह, ठीक है ना। पोलराइजेशन तो बहुत बाद में आया, ये सब कुछ पहले से दिखने लगी थी, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, तो इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था न्यूटन्स थ्योरी। इन वन लाइन, न्यूटन्स corpuscular theory states that light is a stream माने झुंड of tiny particles यानी corpuscles emitted by luminous objects, जो जल रहा है वो रिलीज कर रहा है, and traveling in straight lines। ये बातें थी न्यूटन साहब का। हम लोग अब शुरू कर रहे हैं और इस पे थोड़ा हम लोगों का एक समय जाएगा ढंग से इसको पढ़ने में। हाइजेंस प्रिंसिपल एंड आगे पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। तो हाइजेंस प्रिंसिपल की बात हम लोग अभी कर रहे होंगे कुछ देर तक। तो न्यूटन साहब का जो थ्योरी आया ये 1675, और कमाल है इसके कुछ ही दिन बाद ये जो हाइजेंस साहब है इनका प्रिंसिपल यानी हाइजेंस थ्योरी आ गया 1678 में। लेकिन इतना जल्दी आने के बाद भी और इतना कमाल का थ्योरी होने के बाद भी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ढंग से चीजें सब हो रही है,
पोलराइजेशन को छोड़ के और वो मीडियम वाली एक दो छोटी छोटी बातें छोड़ के, ये पोलराइजेशन उस समय एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। जब डिस्कवर हुआ पोलराइजेशन तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। इन्होंने क्यों, थोड़ी देर में देखते हैं। वो 1678 में ये आ गया था, मैं ये कह रहा था। लेकिन तब भी ये थ्योरी दबी रही। इसको ज़्यादातर लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसके पीछे सिंपल एक कारण था कि न्यूटन साहब बहुत बड़े आदमी थे उस दौर के, और उनके थ्योरी को गलत कह के अब आगे बढ़ना ये इतना आसान चीज़ नहीं था लोगों के लिए। तो इसकी वजह से इनकी थ्योरी थोड़ी दबी रही। और ऐसे होती है, जो मैंने कहा कि ठीक है भाई, नाम है उनका, तो भाई न्यूटन साहब बोले हैं तो चल रहा है। उनका जितने भी शागिर्द है, स्टूडेंट्स है, सब ठीक है भाई, कुछ कहें अच्छा है, और उसी को प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि सच्चाई तो सच्चाई है, वो तो सामने आना है। वो आप कब तक उसको रखेंगे दबा के? ये किसको पता था कि जब वेव ऑप्टिक्स की बात होगी, उस समय तो नहीं, लोग समझ रहे थे कि न्यूटन की बात लंबी चौड़ी होगी। पता चला कि नहीं, हाइजेंस की बात लंबी चौड़ी होने जा रही है, ठीक। तो इस लंबी चौड़ी बात को बढ़ाया जाए आगे, ठीक। मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से मैंने एक स्लाइड पे लिया है, ठीक है ना। तो इन्होंने साफ सीधे कह दिया कि भैया ये वेव है। यहीं पे हम कहते चले कि ये जो लाइट की कहानी है कुछ ऐसे ही बढ़ा। पहले वो बोला गया पार्टिकल है, फिर हुआ कि ये वेव है। जो पार्टिकल कह रहे थे वो पार्टिकल कह रहे थे, जो वेव कह रहे थे वो वेव कह रहे थे। और पता चला कि लगभग 100-150 साल बाद, ठीक है, ये जो वेव था ये थोड़ा कभी पार्टिकल जैसा भी बिहेव कर रहा था। मतलब जो पहले पार्टिकल वेव हो रहा था, बाद में हुआ कि भैया वेव तो है, थोड़ा सा पार्टिकल भी है। मैं बात कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और कुछ दूसरे इफेक्ट का, जो बाद में बातें होंगी। एनीवेज इसीलिए तो लाइट इतना इंपॉर्टेंट है कि यही तो दिखाया हमें कि कुछ ड्यूअल नेचर भी होता है। तब फिर हम आगे बढ़े साइंस में और पता चला कि जब लाइट के पास ड्यूअल नेचर है तब तो सबके पास ड्यूअल नेचर होना चाहिए। जो लाइट है, जो कि है वेव, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, तो इसका मतलब हम सब पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल है, एटम, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल है। तो ये भी कभी कभी वेव नेचर शो कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि नेचर में जितना ऐसा है उतना ही वैसा है। याद रखिएगा, ये इस लाइन में बहुत गहराई है जो बार बार आता रहेगा। नेचर में जितना ऐसा है उतना वैसा है। दीज वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बाबा, चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ना चलेगा, ठीक है। और उसी इनके थ्योरी आने के कुछ ही समय बाद लाइट को का स्पीड भी नाप लिया गया था फोकल्ट के द्वारा। The waves of light of different colors have different wavelengths। याद कीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, उन्होंने साइज की बात की थी, इन्होंने कहा भैया अलग अलग वेवलेंथ है सबका। Initially the light waves were assumed to be longitudinal। यही था जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी लॉन्गिट्यूडनल मान लिया, जो कि आप जानते हैं कि वो गलत है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है, जो ऑसिलेशन है, वो वेव के मोशन के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, जैसे कि साउंड वेव्स। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि लाइट जो है ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सारे वेव्स शो करते हैं। आई रिपीट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सारे वेव्स शो करते हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स। लेकिन पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है। हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है। अब चूंकि इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल माना था, ठीक, तो ये गलत साबित हो गया, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा था, क्लियर बाद में आ गया चीजें, तो ये बात है, ठीक। तो लेकिन इनकी ज्यादातर बातें सही थी, छोटी छोटी एक दो बातें छोड़ के। बट लेटर ऑन वाइल एक्सप्लेनिंग द फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन, जब इसका डिस्कवरी हो गया, द लाइट वेव्स वर कंसीडर्ड टू बी ट्रांसवर्स। तो कंसीडर नहीं, ये प्रूफ हो गया कि वो ट्रांसवर्स है। द होल यूनिवर्स विथ ऑल मैटर एंड स्पेस इज फिल्ड विथ
हाँ, अब ये जैसे ही बोले वेव है तो उस समय कोई सोच नहीं सकता था, दुनिया ये नहीं सोच सकती थी कि वेव भी बिना मीडियम के होता है, क्योंकि दुनिया ये नहीं सोच पा रही थी कि ये जो वेव है बेसिकली डिस्टरबेंस है, तो डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम है, तो भैया मीडियम ही नहीं है तो डिस्टरबेंस कथी के, किस चीज का डिस्टरबेंस होगा जब मीडियम ही नहीं होगा। तो इसलिए उस समय की मजबूरी थी कि भाई ठीक है, एगो एगो मीडियम बोल दीजिए कि कुछ है, ठीक है। और जो मीडियम होगा उसमें जो वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग, किसी वेव का उस मीडियम में जो वेलोसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी के रूट के। मतलब ये बात क्लियर था कि इतना ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो मैग्नीट्यूड है इतना ज्यादा है, इसका मतलब जो है जो ईथर है उसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगा और डेंसिटी बहुत कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ गया ना। तो वेरी लो डेंसिटी और हाई इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी। हाइजेंस थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अरे सीधे आप बोल दीजिए ऑल द फेनोमेना। हाइजेंस थ्योरी explained all the phenomena associated with light except polarization। इतना आप बोल देंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि कुछ ही समय बाद पोलराइजेशन डिस्कवर हो गया था सब कुछ, इतना बोल देंगे तो चलेगा। इस लाइन में मुझे दिख रहा है कि कुछ आगे भी लिखा हुआ है, वो बोलना आपको जरूरी नहीं है। कैसे, जरा देखिएगा। could explain reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, but could not explain photo। अब सवाल ये उठता है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो थ्योरी आई आइंस्टाइन की वो 1905 में आई। ये घटना थोड़ा पहले डिस्कवर हो गया था, 1905 में फाइनल सब साबित हो गया। कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये 1920 के आसपास का है, ये 1920 के आसपास का है। अब आप बताइए कि ये उस समय था ही नहीं, तो वो ये लिखना उतना अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई हाइजन का थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर रहा था इसको। अरे भैया उस समय ये इसका कुछ औते पता नहीं था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कॉम्पटन इफेक्ट का, इन सब चीजों का, ठीक। तो इसलिए उसकी बात करना भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है यहाँ पे। एनीवेज आप सब समझ सकते हैं कि ये था ही नहीं तो एक्सप्लेन क्या करेगा, ये था ही नहीं तो एक्सप्लेन क्या करेगा। पोलराइजेशन आ गया था उस समय लेकिन एक्सप्लेन नहीं हुआ हाइजन साहब से, क्योंकि उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल माना था। ये बात आप बोलेंगे बड़ा सुंदर बात हो जाएगा, सुंदर बात आगे बढ़े जी। वेव थ्योरी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, जो कि हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। वेव फ्रंट एक इंपॉर्टेंट टूल बना हाइजन साहब का चीजों को एक्सप्लेन करने में, इंपॉर्टेंट टूल बना। तो हाइजन प्रिंसिपल जो है उसके जो 2-3 बातें मुख्य है वो यही होगा, एक तो वेव फ्रंट और दूसरा जो है कि ये जो वेव फ्रंट पे हर पॉइंट्स है वो भी एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है, ठीक। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद उसकी बात करेंगे कि कैसे सेकेंडरी सोर्स की तरह उसको इमेजिन किया जा सकता है। तो वो इमेजिन कर रहे थे चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि एक्चुअल में सेकेंडरी सोर्स जैसा कुछ होना जरूरी नहीं है चीजों को एक्सप्लेन होने के लिए, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ ऐसी चीजें इमेजिन की जो बड़ा तगड़ा था। वो गलत नहीं था, वो सही था। आप ये कहेंगे सर तो क्या सेकेंडरी सोर्स वाला चीजें गलत था? हाँ, नहीं गलत नहीं था, वो सही था, वो इमेजिनरी था, वो घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए था, ठीक। वेव फ्रंट, कंफ्यूज ना हो, फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने थोड़ा सा फिर उसके बारे में बता दिया। सेकेंडरी सोर्स थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। वेव फ्रंट एक बार फिर से वो इमेजिनरी सरफेस था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा हाइजन साहब का। आपके नीट के लेवल पे उससे कई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। और जो फेनोमेना है तो ये इमेजिनरी सरफेस, लेकिन जो घटनाएं हैं, जिस तरह से वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहता है वेव के फॉर्म में, उसको समझने में वेव फ्रंट बहुत अच्छे से आपको मदद करता है और भारी चीज़ को आसान बना देता है। इसलिए हाइजन साहब का जो ये इमेजिनरी सरफेस था ये कमाल का था, ठीक। चलिए तो वेव फ्रंट को डिफाइन करें हम लोग, जरा देखिए। वेव फ्रंट को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं फेज की बात करना चाहूँगा, नहीं तो फिर वेव फ्रंट को मज़ा नहीं आएगा।
ठीक, आप कहेंगे सर ये फेज कहाँ से आ गया? अरे तो फेज वेव से आया। आप में से कुछ लोग अगर अभी भी ऐसे होंगे जो एसएचएम और वेव्स ये दोनों चैप्टर बिल्कुल नहीं किए होंगे तो समस्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। ये दोनों जो 11th का चैप्टर है, ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ तो किए होंगे, वहां से समझ में आ जाएगी। इसके लिए इत्मीनान रहिए कि सर थोड़ा थोड़ा आता है, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम बताएंगे ना। अरे जड़ वाली बातें तो हम हमेशा करते रहते हैं, वो जिधर से आए, इस चैप्टर से, उस चैप्टर से, चैप्टर के बाहर से, क्योंकि बिना जड़ वाली बातें किए आप क्या समझेंगे। एनीवेज, इन सब की बातें करेंगे तो पता चला कि एसएचएम में जो है बॉडी कहाँ पर है, किस हालत में है, इसको देखने का तरीका ये है कि आप इस पूरे साइकिल को, अगर एक साइकिल को 360 डिग्री यानी कि 2 पाई में डिवाइड करते हैं तो आप पार्टिकल कहाँ है आप एंगल देख के बता सकते हैं। तो एंगुलर पोजीशन, एंगल के हिसाब से पोजीशन बताना एसएचएम है। तो स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखिएगा, एंगल हमेशा सर्किल हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, है तो स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो एंगल है उसको फेज कह देंगे। क्यों फेज कहना अच्छा लग रहा है? क्यों? क्योंकि ये सचमुच में तो ऐसा वाला तो थीटा है नहीं कि दो रे है, इनके बीच का ये जो फॉर्मेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, दैट इज कॉल्ड थीटा। भैया यहाँ अमाउंट ऑफ रोटेशन कहाँ है? इसलिए एक नया नाम बड़ा सुंदर अप्लाई, फेज। अब जब वेव्स पढ़ रहे थे तो पता चला पार्टिकल कर रहा है एसएचएम और वेव जा रहा है आगे। तो एक चक्कर में एंगल की बात तो आप कर ही सकते थे, एक चक्कर में कितना आगे बढ़ गया इसकी भी बात कर सकते थे, मतलब रास्ते का बात कर सकते थे। तो फेज था पहले से, तो वो तो यहाँ भी था, लेकिन साथ में रास्ते की भी बात कर सकते थे, इसलिए पाथ आ गया, ठीक है ना। तो अगर कंपेयर कर रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच वेव में तब, या किसी दो वेव के बीच तब, तो हम लोग फेज के बीच डिफरेंस देख सकते हैं। उसी तरह से पाथ के बीच डिफरेंस देख सकते हैं। 2 पाई अगर फेज डिफरेंस है तो जो पाथ डिफरेंस आता है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। एक चक्कर में जितना वेव आगे बढ़ जाए उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ये फेज डिफरेंस, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस, ये अगर 180 डिग्री है पाई तो ये λ/2 है, ये π/2 है तो ये λ/4 है। 90 डिग्री कुछ नहीं है, 360 डिग्री का हिस्सा लगाते जाइए, जैसे जैसे इसका हिस्सा लगेगा लेमड़ा का भी वैसे ही हिस्सा लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर कोई सोर्स है, इससे वेव हर जगह रिलीज हुआ, तो आप जानते हैं कि इससे खास दूरी पे अगर कोई अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो उसी खास दूरी पे यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा पार्टिकल। तो हम कहेंगे कि उस समय ये दोनों सेम फेज में है। उन सेम फेज वाले सारे को मिलाएंगे चारों तरफ से तो एक स्फेयर मिलेगा, ठीक। ये क्या सचमुच में है? नहीं, आपने इमेजिन किया है। ये जो स्फेयर है इसको आप कहेंगे वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या है? ये वो इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है ना, जहां पे भी वेव चल रहे हैं वहां पर ये वो इमेजिनरी सरफेस है जहां पर सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी सरफेस around a source of wave, ठीक है। सरफेस का ध्यान रखिएगा, लाइन मत बोलिएगा, ठीक है ना लाइन मत बोलिएगा, सरफेस है तो अराउंड ए वेव, ठीक है ना, इन विच all the particles are in same phase, ठीक है ना।
कई बार कहेगा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। कभी कभी आप लोग इंग्लिश में भी फंस जाते हैं। अब इतना लगे अरे बाप रे बाप ये रटो अब क्या है भाई। अरे कुछ नहीं, लोकस का मतलब लोकेशन। तो उन सारे पॉइंट का जो लोकेशन है जो सेम फेज में है, जब उनको मिलाते हैं तो जो सरफेस मिलता है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है ना, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट जो सेम फेज में होंगे जो सेम फेज में होंगे। अब हमने जो अभी एक एग्जाम्पल से समझाया आपको कि ये सोर्स है चारों तरफ रिलीज कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या सारे सोर्स ऐसे ही चारों तरफ रिलीज कर रहे होंगे वेव को? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक, टॉर्च आप अगर मार रहे हैं तो एक ही तरफ दे रहा है लाइट। ठीक है ना, तो ऐसा पॉइंट सोर्स हो सकता है जो चारों तरफ रिलीज करे, ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही तरफ रिलीज करे। और नेचुरल वर्ल्ड में इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है सनलाइट। ये इतना दूर से आ रहा है सनलाइट कि हमारे लिए वो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है ना, सनलाइट जो है ये पैरेलल लाइंस है। तो इसमें जो सेम फेज में पार्टिकल्स होंगे, याद रखिएगा अभी मैं पार्टिकल बोल बोल के निकल रहा हूं। बाकी सारे वेव में पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है। अरे जो भी ऑसिलेट करता है उसका फेज होता है ना। ठीक है ना, तो जब इनको आप मिलाएंगे तो ये ऐसा सरफेस मिलेगा, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस मिलेगा जिससे कि होके लाइट गुजर रहा है और इस सरफेस पे सारे सेम फेज में होंगे। तो सोर्स का जो नेचर है, जो अभी हम लोग देखना चाह रहे हैं वो ये कि जो सोर्स का नेचर है उसके हिसाब से वेव फ्रंट का शेप अलग अलग हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट जो होगा ये बेसिकली शेप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं आप। ठीक है ना, है तो सबके सब सरफेस ही। ठीक है ना, सबके सब पे जो भी पॉइंट्स है सब सेम फेज में होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक, एक एक्सट्रीम पे है तो सारे के सारे एक्सट्रीम पे होंगे, एक अगर मीन पोजीशन पे है तो सारे के सारे मीन पोजीशन पे होंगे। ये तो सब जगह चल रहा होगा, सब जगह चल रहा होगा। तो शेप के आधार पे जो है इनको देखेंगे जब आप, तो ये डिपेंड करेगा। जहां ये शेप के आधार पे होगा और ये किस पे डिपेंड करेगा? द टाइप्स ऑफ सोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स, कि सोर्स कैसा नेचर का है। यहां नेचर का मतलब उसका डायमेंशन है, नेचर का मतलब उसका डायमेंशन है। ये नहीं सोचना है कि वो लाल कलर का है पीला कलर का है, ना 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 ना, डायमेंशन है। तो डायमेंशन के हिसाब से मेनली 3 प्रकार के सोर्स हो सकते हैं। पॉइंट सोर्स, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल सोर्स। क्या सिलेंड्रिकल सोर्स को लीनियर सोर्स भी कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। और सोर्स, ऐसा सोर्स जो इन्फिनिटी पे है। जैसे कि सन, अब वहां से लाइट आ रहा है था, हमारे लिए वो इन्फिनिटी पे है, तो पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, पैरेलल लाइंस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्फेरिकल, स्फेरिकल कब बनता है? तो लिखेंगे व्हेन सोर्स पॉइंट है, पॉइंट है तो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में रिलीज करेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई ऐसा बल्ब जो छत से लटका के जला दिया गया है पतले वायर से, और ऐसा बल्ब है जो चारों तरफ एक बराबर जल रहा है। इमेजिन कर सकते हैं बिल्कुल। तो अब उस बल्ब के चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं, नीचे भी ऊपर भी, सभी तरफ से। ठीक है ना, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक बल्ब है, यहाँ लटका दिया है ये, ठीक है, ओके। तो पता चला कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। 1 2 3 4 4 वेव फ्रंट हमने बनाया है। क्या वेव फ्रंट बनाने का कोई लिमिट हो सकता है? नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स बनाए जा सकते हैं। आप अपनी सहूलत के लिए जितने बनाइए, यहाँ पे 4 बनाया गया है, ठीक है ना, 4 बनाया गया है। अब आइए, ये जो सोर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी करने जा रहे हैं, ठीक, जो जनरल सारे वेव्स में काम आएगा, सिर्फ यहीं पे नहीं।
अगर इसका पावर P है तो आप जानते हैं कि जो पावर है ये एनर्जी बाई टाइम होता है, जो इंटेंसिटी है ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। तो अगर ये E बाई टी को पावर लिख दे तो ये P बाई ए हो गया। अगर ये स्फेरिकल है, अगर ये स्फेरिकल है तो ये जो इंटेंसिटी है ये P बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और ये सोर्स का पावर अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर स्क्वायर के, 1 बाई आर स्क्वायर के, ठीक है ना। वेव मोशन जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि जो है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इनफैक्ट नेचर का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या कहते हैं प्रिंसिपल है कि जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो चाहे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हो तब, वेव पढ़ रहे हो तब, समझ रहे हैं ना, या कई प्रकार के वेव पढ़ रहे हो तब, हर जगह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी। तो इसलिए यहाँ पे ये बात तो इम्पोर्टेंट है ही, इंटेंसिटी की जगह अगर हम ए स्क्वायर करें तो ये 1 बाई आर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है ये प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, हाँ आर स्क्वायर था ना, कहाँ गया, ठीक, 1 बाई आर के। आप कहेंगे सर ये दोनों रटे क्या, नहीं नहीं, आप इंटेंसिटी का ध्यान रखें ना, फिर नेचर का रूल है कि इंटेंसिटी कहीं का भी हो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, इसकी जगह कभी भी ये स्क्वायर हम डाल के देख सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। इसलिए आप केवल इसको याद रखें, काफी है फिजिक्स समझने के लिए, और यहां से एम्पलीट्यूड तक पहुंचना ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। अगला जो वेव फ्रंट है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तो इसमें या तो लीनियर कहिए सोर्स को तब, या खुद वो सिलिंड्रिकल हो तब, जैसे कि ट्यूबलाइट सिलिंड्रिकल सोर्स। तो अब देखिए जो लीनियर सोर्स अभी यहां पे इन्होंने लिया है तब, ठीक, तो अब ये देखिए ये अपने चारों तरफ किधर रिलीज करेगा एनर्जी, जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, कर्व सरफेस, इधर रिलीज नहीं करेगा, उधर रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो खुद लाइन है, तो इसमें इधर कैसे रिलीज होगा, जो भी लाइट रिलीज हो रहा है इससे सब इधर जा रहा है। आप गौर से देखेंगे आप अपने घर में लगे हुए ट्यूबलाइट को, तो ट्यूबलाइट के भी दोनों जो किनारा है वहां पे अंधेरा जैसा दिखेगा। तो वो आप कहेंगे सर अंधेरा जैसा है, अरे आइडियल सिचुएशन में पूरा अंधेरा है मान लो, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस पे केवल मामला जा रहा है, तो पता चला कि इसमें सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में सोर्स खुद सिलिंड्रिकल है या लीनियर है। एक तो ये बात पहला, और अब हम लोग फिर से इंटेंसिटी लिखना चाहेंगे, इंटेंसिटी लिखना चाहेंगे। तो इंटेंसिटी जो होता है पावर बाय एरिया होता है, और अगर ये सिलिंड्रिकल है, ठीक है ना, सीधे लिख देते हैं हियर, यहां पर, ठीक है ना, ओके, हियर वो एरिया लेना है जिस पर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान रखिएगा, एरिया का मतलब सारे एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि जिस पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं उसको छोड़ देंगे, दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोड़ देंगे, दोनों तरफ वाले को, केवल उसको लेंगे जहां पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि वेव फ्रंट हम वहां बना रहे हैं। तो इंटेंसिटी में हमेशा वही वाला एरिया लिखा जाता है जिधर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे ठीक जा रहे हैं, ओके। तो पावर वो वाला एरिया क्या है, तो वो वाला एरिया है 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच। तो किसी दिए हुए सोर्स का जो लेंथ होगा वो तो फिक्स होगा, ठीक है ना, एच। आर ही ना वेरी कर रहा है कि आप पहला वाला देख रहे हैं तो ये आर है, दूसरा वाला में ये आर बढ़ता जा रहा है, ठीक है बाबा, ओके, ठीक है ना, वहां पे भी आर ही तो वेरी कर रहा था ना, ठीक। यहां ये तो P कांस्टेंट, H कांस्टेंट, तो इसलिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है
1/r के। बहुत खास बात हो गया, ये खास बात हो गया। और मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आप इंटेंसिटी वाला ध्यान रखें, जब एम्पलीट्यूड पूछेगा तब इंटेंसिटी की जगह आप a² लिख देंगे, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी यहाँ 1/r से वेरी कर रहा है, मतलब यहां पे अगर दूरी को करते 2 गुना तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाता, 1/4 हो जाता। इंटेंसिटी को दूरी को करते 3 गुना तो ये 1/9 हो जाता, 3 के स्क्वायर, 9 गुना घट जाता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, अगर आप दूरी को करें 2 गुना तो ये आधा होगा, इसको करें 3 गुना तो ये 1/3 होगा, 1/9 नहीं होगा। ठीक बात, ठीक बात। चलिए आ जाइए प्लेन वेव फ्रंट। तो सोर्स इंफिनिटी पे है, आप बोलेंगे सोर्स एट इंफिनिटी। अब इसमें एक बहस ये आ जाती है कि अच्छा तो हमेशा सूरजे वाला का काम होगा क्या? हमारे पास पहले से कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में हम सोर्स को रख दे उसके फोकस पे तो इधर वो पैरेलल लाइंस में बदल जाएंगे, ठीक है ना। उसका जो रे है पैरेलल है, क्योंकि जो पैरेलल आ रहा था वो फोकस पे बन रहा था, ठीक। तो अब फोकस पे रख दे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो पैरेलल लाइंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सोर्स एट इन्फिनिटी लिख रहे हैं आपके मोस्ट सिंपल इमेजिनेशन के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे रेज को पैरेलल होना होगा, लाइट रेज को कैसा होना होगा? पैरेलल होना होगा। अब आप जैसे बनाइए, ऐसे केस में क्या होगा कि जब आप एक वेव फ्रंट बनाते हैं, इससे देखिए 1 2 3 4 लाइन क्रॉस हो रहा है, 4 रे क्रॉस हो रहा है अगर, ठीक है ना। तो ये एक फेज में था सब, कुछ देर बाद फिर सेम फेज में था तो हमने बनाया वेव फ्रंट, कुछ देर बाद फिर सेम फेज में था तो हमने बनाया वेव फ्रंट। 3 वेव फ्रंट बनाए, 1 2 3। जरा देखिए तो 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, सबके अंदर सारे के सारे रे इक्वल अमाउंट में क्रॉस कर रहे हैं। मतलब ये जो सोर्स था इसे आप R1 दूरी पे ले रहे हैं तब, कि R2 दूरी पे ले रहे हैं तब, कि R3 दूरी पे ले रहे हैं तब, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो इंटेंसिटी यहां पे वही इंटेंसिटी यहां पे और वही इंटेंसिटी यहां पे। क्यों? क्योंकि सारे रे उस एरिया से क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेव फ्रंट में, जो कि प्लेनर वेव फ्रंट है, ठीक, तो प्लेनर वेव फ्रंट में सारे के सारे जो भी आप इक्वल एरिया के वेव फ्रंट्स लेंगे उसमें सेम इंटेंसिटी होगा, मतलब उससे होके सेम लाइट एनर्जी क्रॉस कर रहा होगा। मतलब इसका इंटेंसिटी दूरी से, सोर्स से दूरी पर इंडिपेंडेंट होगा। इसको सिंपल इमेजिन कीजिए, आप अपने घर पे चले जाइए, सूरज की बात कर रहे हैं तो किसी का 2 मंजिला छत है और किसी का क्या कहते हैं 5 मंजिला है, बिल्डिंग है, दोनों अपने अपने छत पे खड़ा है। तो जो सनलाइट मिल रहा है वो 5 मंजिल वाला नहीं कह सकता है कि मुझे ज़्यादा मिल रहा है, मैं सूरज के पास चला आया। ना 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 ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सब, क्योंकि वो इतना दूर है, इन्फिनिटी पे है, कि ये वाला जो वेव फ्रंट 5वीं मंजिल पे है वहाँ पे भी सेम इंटेंसिटी, जो दूसरी मंजिल के छत पे है वहाँ पे भी सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इंटेंसिटी हियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। R1 R2 R3 सबसे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब R पे कोई पावर नहीं है, ये R से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अगर इसका एरिया आपने A लिख दिया तो अगर सबका एरिया सेम है, सबका एरिया सेम है तो इंटेंसिटी पावर बाय एरिया सबका सेम आएगा, ठीक है ना। ठीक, इसमें दूरी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इंटेंसिटी फॉर द गिवन एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, दूरी से कोई मतलब नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है सोर्स से दूरी के। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सोर्स इन्फिनिटी पे लिए हैं तो काम जल्दी समझ में आता है बात।
जाहिर सी बात है कि अगर हम 25 किलोमीटर चले गए सूरज की तरफ तो भी सूरज से उतना ही दूर है, 500 किलोमीटर चले गए तो भी सूरज से उतना ही दूर है, यहाँ पे है तो भी सूरज से उतना ही दूर है। क्योंकि जो 15 करोड़ किलोमीटर वाली मामला है उसमें क्या फर्क पड़ता है 25 किलोमीटर का, इस सबसे, ठीक है ना। तो ये बात, इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी इज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक जा रहे हैं। अब ये जो घटनाएं हुई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, और उसके लिए जो लॉ था वो पहले आ चुका था और वो न्यूटन साहब भी एक्सप्लेन कर रहे थे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। इसको इन्होंने वेव फ्रंट के माध्यम से बहुत अच्छे से साबित कर दिया, उन्हीं को फिर से, ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो खाली वेव की बात कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स वाली चीजें भी तो सब इसमें समा गई। तो वेव फ्रंट का यूज करके जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बातें पढ़ रहे होंगे हम लोग अगले क्लास में। आज ब्रेक लेंगे, मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू।